बात है। और तो सभी लोगों को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और कल रक्षाबंधन का त्यौहार भी आप लोगों ने बड़े हंसी खुशी से मनाया होगा। बहनों ने भाइयों की खूब जेब काटी होगी। कल थोड़ी सी मिठाई खिलाती हैं और पैसा ढेर सारा ले लेते हैं। तो अच्छा है कि भाई बहन के प्रेम के बंधन का त्यौहार है। और काफ़ी अच्छा कल क्लास इसी कारण से नहीं हो पाई थी। दरअसल नलिनी, नूपुर, नीलू और जितने भी लोग थे, रुचि, इन सारी लोगों की राखियाँ हमने बंधवा ली और मिठाई भी खा लिया। इन लोगों का नेक जो है बाद में चला जाएगा। मैं तो मांग रहा था भाई आप लोग अपना अकाउंट जो है, लेकिन कोई अकाउंट दिया नहीं है। तो आज हम लोग लिटरेचर में एक नए एरा की शुरुआत करते हैं, जिसको हम रोमांटिसिज्म के नाम से जानते हैं। You all know that the seed of romanticism was sown with the publication of Thomson's poem Nature, and afterward Thomas Gray, Collins, Burr, they contributed to the development of romanticism, but its full culmination was seen with publication of Lyrical Ballad in 1790. But it is imperative, before we discuss romanticism elaborately, it is must for everyone to know the characteristics of romanticism. रोमानियतवाद के लक्षण क्या हैं? वैसे तो रोमांटिक शब्द का आज तक सटीक अर्थ नहीं मिल पाया है। Although 120 it is really a miraculous word in English literature, that is still no clear-cut definition of romanticism has been given so far. 120 अर्थ दिए गए हैं रोमांटिक के, लेकिन एक भी शब्द रोमांटिक को परिभाषित नहीं करता है। और ये सबसे विचित्र बात है कि आज भी रोमांटिक शब्द के बारे में लोग अलग अलग अर्थ बताते हैं, लेकिन कोई भी शब्द पूरी तरह से रोमानियत के कंसेप्ट को समाहित नहीं कर पाता है। हाँ, उर्दू का एक शब्द है रोमानियत, वो थोड़ा थोड़ा रोमांटिक शब्द के करीब तो पहुंचता है, लेकिन पूरी तरह से रोमानियत को परिभाषित नहीं करता है। तो हम रोमांटिक शब्द का कोई हिंदी में अर्थ लें, ये बात बेमानी हो जाती है, और रोमांटिक को हम केवल रोमांटिक शब्द ही रहते हैं। तो आज रोमानियतवाद या रोमांटिसिज्म की कुछ चर्चा होगी, और उसकी विशेषता क्या है, किन किन लोगों ने रोमांटिसिज्म के बारे में अपने विचार दिए, आज उसकी चर्चा हो जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि कुछ रोमांटिसिज्म की शुरुआत, उसके लक्षण क्या हैं, इसके बारे में कुछ चीज़ें बोर्ड पर लिख दी गई हैं, और आप उसको नोट कर लें, फिर एक एक पॉइंट को जो है डिस्कस कर लिया जाता है। वो बस let others also do that. साहित्यिक तौर पर अगर देखा जाए
तो रोमांटिसिज्म का जो काल है या रोमांटिक एरा का, वो 1800 से लेकर के 1850 तक का है। बट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म, इट वॉज ब्रेक फ्रॉम सेट रूल्स ऑफ क्लासिसिज्म। अभी इसके पहले हम लोग ट्रांजिशन एज के पहले ऑगस्टन एज या क्लासिकल एज के बारे में पढ़ा था, सूडो क्लासिसिज्म के बारे में। और मैंने ये चर्चा की थी कि क्लासिकल एज के दौरान जो कविताएं थी वो शास्त्रीय नियमों से बनी हुई, और फिर 150 वर्षों में उस शास्त्रीय नियमों के प्रति एक बगावत हुई। तो इट वॉज ब्रेक फ्रॉम द सेट रूल्स ऑफ क्लासिसिज्म, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि लव फॉर लिबर्टी, जो एक स्वच्छंदता की भावना थी, स्वच्छंद रूप से विचारों को कविता में या गद्य साहित्य में व्यक्त करना, ये पहली बार थॉमस एम्पसन की कविता के साथ स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति जो है अंग्रेजी साहित्य में आती है। और अगली बात यह है कि इंटरेस्ट इन कंट्री लाइफ, क्लासिकल एज के दौरान जो भी कविताएं या जो साहित्य लिखे जाते थे, दे वर कन्फाइंड टू ओनली एलीट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। वो समाज के केवल कुलीन वर्ग तक ही सीमित रह जाते थे। आम जनता या साधारण जन साहित्य से काफ़ी दूर हुआ करता था, इसलिए कि जन जीवन की बातें उसमें नहीं होती थी। कुछ पढ़े लिखे वर्गों तक साहित्य सीमित होकर के रह गया था। फॉर द फर्स्ट टाइम द राइटर्स ऑफ रोमांटिक एरा थॉट दैट कंट्री लाइफ, रस्टिक लाइफ एंड कॉमन लाइफ शुड आल्सो बी मेड द सब्जेक्ट ऑफ लिटरेचर। तो इंटरेस्ट इन कंट्री लाइफ और एस्केप टू मिडिल एज। मिडिल एज के बारे में आप लोग जानते हैं, सम गोथिक एलिमेंट, सम सुपरनेचुरल एलिमेंट, कुछ भूत प्रेतों की कहानियाँ, कुछ गैर प्राकृतिक या इंद्रिय बातों का समावेश। क्योंकि मानव जन्म से क्यूरियस है, वो जिज्ञासु है, प्रत्येक चीज़ के बारे में वो जिज्ञासापूर्ण नज़रों से देखता है और उसके मन में एक कुतूहल पैदा होता है। तो इन सब बातों का समावेश जो मध्यकालीन साहित्य में भरपूर मात्रा में पाए जाते थे, तो फिर उसका एक तरह से रिवाइवल हुआ क्लासिकल एरा के दौरान। और प्री डोमिनेंस ऑफ इमोशन एंड इमेजिनेशन, कविता का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है वो भावनात्मक होता है और कल्पनात्मक होता है। और क्लासिकल एज के दौरान, या जिसको हम एज ऑफ पोप कहते हैं, पोप के काल में जितनी भी कविताएं लिखी गई या साहित्य रचे गए, वह केवल बुद्धि पक्ष को जो है प्रभावित करते थे। भाव पक्ष जो है साहित्य से दूर हो गया था। तो पहली बार रोमांटिक एरा के दौरान में भाव पक्ष और कल्पना पक्ष के ऊपर जो है जोर दिया गया, बल्कि जो भी साहित्य लिखे गए वो भावना प्रधान रहे और कल्पना प्रधान रहे। लव फॉर सुपरनेचुरलिज्म और गैर प्राकृतिकवाद के प्रति साहित्य में पहली बार प्रेम दिखाई देता है रोमांटिक एरा के दौरान। इट वॉज रिएक्शन अगेंस्ट विजन एंड पोएटिक डिक्शन। क्लासिकल एज में जो साहित्य लिखे जाते थे वो तर्क प्रधान होते थे, फुल ऑफ रीजन एंड हार्श पोएटिक डिक्शन और बम्बास्टिक पोएटिक डिक्शन कहते हैं शब्द को। कविता में जो जिस शब्दावली का प्रयोग किया जाता था वो काफ़ी भारी भरकम होते थे, बहुत ज़्यादा शास्त्रीय और कठिन शब्दावली का प्रयोग हुआ करता था। और यही कारण था कि कविता या साहित्य आम लोगों से दूर होता चला गया था। तो रोमांटिक एरा में एक बगावत हुई साहित्य में, जो कि तर्क प्रधान था उसके प्रति,
और साथ में जो कठिन शब्दावली का प्रयोग किया जाता था साहित्य में, उसकी प्रति बगावत हुई और रिटर्न टू नेचर, इसके बारे में भी जो है चर्चा हो चुकी थी कि अगर एलिजाबेथन दौर से लेकर के हम पूरे सूडो क्लासिकल एज या एज ऑफ पोप की बात करें तो प्रकृति के लिए कोई स्थान कविताओं में नहीं होता था। कविता की बात अगर की जाए तो पूरे एलिजाबेथन दौर में वो प्रेम जनित कविताएं लिखी गई और सनेट्स की भरमार हो गई। सनेट्स इतने ज़्यादा प्रेम के ऊपर लिखे गए कि सनेट का अर्थ ही जो है वो प्रेम काव्य हो गया। फिर इसके बाद जो है अगर देखा जाए प्योरिटन एज में तो भी जो है बहुत ज़्यादा प्रकृति का वर्णन नहीं रहा। और फिर सूडो क्लासिकल एज में या एज ऑफ पोप के दौरान में तो प्रकृति के ऊपर एक भी कविता नहीं लिखी गई और जिसकी शुरुआत थॉमसन ने एज ऑफ ट्रांजिशन में सीजन नाम की 4 सीजन नाम की लंबी कविता लिख करके संवेदना तत्व की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे बड़ा योगदान ग्रे का रहा। और ग्रामीण जनजीवन के ऊपर या रोजमर्रा की बातों को अपनी कविता का शीर्षक बनाना, कविता की विषय वस्तु बनाने का काम कॉलिंस, क्लेग और बर्ड ने किया। तो और पूरी तरह से इसकी पूर्ण परिणति जो है रोमांटिक एरा के दौरान प्रकृति के ऊपर जो कविताएं लिखी गई वो रोमांटिक एरा के दौरान लिखी गई और जिसमें सबसे बड़ा कवि जिसको नेचर पोएट कहा गया डिक्वेंसी ने तो वर्ड्सवर्थ को सीधे पार्ट ऑफ नेचर या सेंट ऑफ नेचर कह दिया। तो प्रकृति के ऊपर भरपूर कविताएं लिखी गई, इसीलिए रोमांटिक एरा को ये भी कहा जाता है कि वाज पीरियड ऑफ रिटर्न टू नेचर। ये तो कुछ बातें हो गई रोमांटिक एरा के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, लक्षण क्या थे, पहचान क्या थी। अब मैं ये चाहूँगा कि कुछ रोमांटिसिज्म के बारे में जो जी वो मिडिल एज में मैंने ये कहा कि पूरे साहित्यिक एज का मैंने एक वर्गीकरण किया है जिसको मैंने दिया है या कोई अगर फोटो कॉपी जो है आपके पास भेज देगा। तो मध्यकाल जो है अंग्रेजी साहित्य में वो 4004 से लेकर के करीब 400 तक का जो पीरियड है इसको हम डार्क एज कहते हैं। डार्क एज इसलिए कहते हैं कि इस दौर में साहित्य या भाषा का कोई विकास नहीं हो पाया था। फिर 401 AD से लेकर के अगर देखा जाए तो 1066 तक का जो पीरियड है वह एक तरह का मिडिल एज है। तो इस दौर में भी जो है भूत प्रेतों की कहानियाँ और प्रकृति के जो बेभत्स रूप हुआ करते थे जिसके बारे में लोग तरह तरह के मिथ, तरह तरह की कल्पनाएँ अपने दिमाग में पैदा कर लिया करते थे, पूरी तरह से पैगनिस्ट लोग थे। तो ये सब सारी चीज़ें जो प्रकृति के ऊपर लिखी गई कविताएं भूत प्रेतों के ऊपर जो गैर प्राकृतिक हों या अतीन्द्रिय हों, अतीन्द्रिय का मतलब जो इस संसार से परे की हों, तो ऐसे तत्वों के बारे में जब साहित्य लिखे गए तो उस तरह के साहित्य जो है वो मध्यकाल में आते हैं। अब अगर साहित्यिक रूप से विकास किया जाए तो 1500 तक का जो पीरियड है वो लगभग मिडिल एज माना गया है। तो हाँ, और आप क्या पूछना चाहते हैं? अब मैं ये चाहूँगा कि कुछ विद्वानों ने जो रोमांटिसिज्म के बारे में, जब वैसे तो मैं लिखवा चुका हूँ, जब रोमांटिक मूवमेंट को मैंने डिस्कस किया था तो उसमें लिखवा चुका हूँ। लेकिन सौरभ जी आप थोड़ा देर से जुड़े हैं, आप परेशान मत कीजिए, ये सारे के सारे जैसे मूवमेंट आपने नहीं पढ़ा है
ब्रिटिश मूवमेंट के बारे में पूरी तरह से विस्तार से मैं चर्चा कर चुका हूँ, शायद आप उस समय नहीं पढ़े थे, लेकिन ये फिर दोबारा जो है मिल जाएगा आपको, आप परेशान। हाँ, एक चीज़ और भी, अगर आप चाहें तो जो वीडियो है वो शायद मूवमेंट के ऊपर नहीं बना है, तो एक दिन मैं चाहूँगा कि दो तीन दिन मिल करके वो फिर ब्रिटिश मूवमेंट को एक बार फिर से पढ़ा दूँगा। ओके, चलिए। सम डेफिनेशंस of romanticism given by English scholars. मैं नोट कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वाल्टर पेटर शेफ वाल्टर पेटर ने रोमांटिसिज्म के बारे में अपने क्या विचार दिए हैं? इट वॉज एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी। इट वॉज एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी। सौंदर्य की विचित्रता में कुछ और एडिशन कर देना, एडिशन कहते हैं वृद्धि को, जोड़ देने को। डंटन से, थियोडोर डंटन। ये डेफिनेशन आप याद रखिएगा, थियोडोर डंटन सेज romanticism is a concept romanticism is a concept of a new awakening to nature and beauty. वेरिटी सीज, प्रोफेसर वेरिटी जो शेक्सपियर के ऊपर अथॉरिटी भी हैं, वेरिटी सीज romanticism is a sudden break from classicism. नोट करते जाएं, फिर मिटा दे रहा हूं इसको। Professor Phelps says romanticism is expression of individualism. Expression of individualism. रोमानियतवाद वास्तव में व्यक्तिवाद की पूर्ण अभिव्यक्ति है। एक्सप्रेशन कहते हैं अभिव्यक्ति को, और इंडिविजुअलिज्म कहते हैं व्यक्तिवाद को। कज़ामिया सेज
It was a new chapter in human life. It was a new chapter in human life and revolt against insipid intellectual and harsh diction in literature. प्रोफेसर कैजामिया ने कहा है कि मानव जीवन का एक नया अध्याय था और एक विद्रोह था, क्रांति थी अगेंस्ट इंसिपिड, कहते हैं नीरस को, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक, यह नीरस बौद्धिक और कठिन शब्दावली के प्रति बगावत थी। Danton said, Danton also said, it was Renaissance of wonder. It was Renaissance of wonder. कौतूहल का एक पुनर्जागरण था। वंडर कहते हैं आश्चर्य को, कुतूहल को। द रिवाइवल ऑफ रोमांटिसिज्म started with publication of lyrical ballad, सारे लोग जानते हैं इसे, with lyrical ballad in 1798. The first edition contained 23 poems, जिसके बारे में विस्तार से कल चर्चा होगी। 23 poems। 1798 में जो लिरिकल बैलेट का प्रकाशन हुआ था उसमें 23 कविताएं थी। वर्ड्सवर्थ कंट्रीब्यूटेड Wordsworth contributed 19 poems and Coleridge 4 poems. अभी प्रश्न पूछा गया है, हालांकि नेट में जब हार्ड पेपर डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था उसमें पूछा गया था कि व्हाई वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज चोज बैलेट स्टैंजा फॉर्म इन द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट। आखिर बैलेट स्टैंजा फॉर्म का प्रयोग कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ ने क्यों किया था, तो उसका एक रीजन आप जान लें कि बैलेट का तो सभी को पता होगा। बैलेट
जिसको बैलो कहते हैं फ्रेंच में, और जिसका मतलब ये होता है फॉक सॉन्ग। फॉक सॉन्ग लोकगीत, और लोकगीतों में जो लोकवाणी होती है अगर उसकी अभिव्यक्ति की जाए तो ज़्यादा सही होता है। लोकवाणी से मतलब ये कि जो आम बोलचाल की भाषा हो, जिसमें कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया हो, और जो मानव जीवन को दर्शाता हो, ऐसे गीतों को जो है बैलेट कहते हैं। फ्रेंच में इसको बैलो कहा गया है, और उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉक सॉन्ग, या हिंदी में लोकगीत कहते हैं। तो वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज unanimously decided to select ballad stanza form in place of heroic couplet। और ये मालूम है कि हीरोइक कूपलेट जो है वो सबसे उपयुक्त स्टैंजा फॉर्म का क्लासिकल एज की पोएट्री में इन प्लेस ऑफ हीरोइक कूपलेट, बिकॉज they thought ballad could be the best mode of expression of rustic life। क्योंकि दोनों ने ये सोचा था कि अगर बैलेट का प्रयोग किया जाए तो ग्रामीण जीवन ये पूरी तरह से अभिव्यक्ति बैलेट के माध्यम से ही हो सकती थी। मैं इसको मिटा दूं। Both Wordsworth and Coleridge did not supply their means when lyrical ballad was published। में जब लिरिकल बैलेट का प्रकाशन हुआ तो वर्ड्सवर्थ या कॉलरिज में से किसी ने भी उस पर अपना नाम नहीं दिया था, और नाम न देने के पीछे केवल एक कारण था क्योंकि 150 वर्षों से अंग्रेजी कविता का जो स्वरूप था वह बिल्कुल क्लासिकल था, इंटेलेक्चुअल था, नॉन इमोशनल था, जिसमें इमेजिनेशन की कोई जगह नहीं थी। तो इट वाज थॉट दैट द क्लासिसिज्म इन लिटरेचर वाज एस्टैब्लिश्ड परमानेंटली। और 150 वर्षों के बाद जब वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने लिरिकल बैलेट का प्रकाशन किया तो उनके मन में एक संदेह था कि वेदर दिस पोएटिक कलेक्शन शुड बी एम्ब्रेस्ड बाय पब्लिक और नॉट। डर इस बात का था दोनों के दिमाग में कि कहीं लिरिकल बैलेट जो एक नई काव्य धारा की शुरुआत की जा रही है उसको आम जनता
अपनाती है या नहीं अपनाती, इस डर से दोनों ने 1798 के लिरिकल बैलेट के प्रकाशन के वक्त अपना नाम नहीं दिया था। सेकेंड एडिशन, द सेकेंड एडिशन was brought out in 1800। 1800 में लिरिकल बैलेट का दूसरा प्रकाशन हुआ था। और ये भी ध्यान रखिएगा कि कॉलेज डिड not contribute in it